Hey guys, today in this video we will study about the deoxyribonucleotide synthesis. So हम इनको structurally और theoretically दोनों टाइप्स देखेंगे लिपनकोट ये बुक से. The nucleotides described thus for all contain ribose DNA synthesis. हमें पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कंटेन करता है डीएनए सिंथेसिस के लिए. However हम कहते हैं जो डीएनए सिंथेसिस होती है वो रिक्वायर करती है 2-डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को, जो कैसे प्रोड्यूस होगी. राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट उसको प्रोड्यूस करता है. एंजाइम कौन सा यूज़ करता है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस, यानी कि क्या है यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट प्रोड्यूस करा होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को किस एंजाइम के थ्रू, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस के थ्रू. ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ सेल साइकिल द सेम एंजाइम एक्ट्स ऑन द पायरामिडीन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस, यानी कि हम लोग कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड बेसिकली होता क्या है. ये एक डाइमर कंपाउंड होता है जो क्या नॉन आइडेंटिकल सब यूनिट कंटेन करता है R1 और R2. यो क्या करते हैं वो रिडक्शन करवाते हैं प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट की और पायरामिडीन न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट की, उनकी डीऑक्सी फॉर्म में रिडक्शन करवाते हैं, उनको रिड्यूस करवा देते हैं. तो यहाँ पर इसकी दो रिड्यूस फॉर्म होती हैं. तो हम स्ट्रक्चर में देख लेते हैं. जो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस होता है ना वो प्रोड्यूस करता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को, और इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट होता है. जो क्रिएट होता है ना बॉन्ड, ये थायरोडोक्सिन की वजह से रिड्यूस हो जाता है. थायरोडोक्सिन क्या है, ये प्रोटीन कोएंजाइम है किसका, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस का. ठीक है. अगर हम ये बात करें थायरोडोक्सिन जो होता है ये ऑक्सीडाइज होता है ना, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी रिड्यूस फॉर्म में. कैसे, थायरोडोक्सिन रिडक्टेस के थ्रू. ओके तो इस एंजाइम के थ्रू हम उसको वापस उसके रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस रेगुलेशन. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती ही चलूँ, जो ऊपर है रिड्यूस्ड एंजाइम regeneration का point is just the same as here in the structure, and the reduced thyrodoxine regeneration is also same as I described in this video. तो हम यहाँ पर रेगुलेशन के पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं. रेगुलेशन में वो क्या कहता है कि जो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस होता है ना, ये इसके बैलेंस को मेंटेन करता है. किसके बैलेंस को, यानी कि ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की सप्लाई कर रहा होता है. क्यों कर रहा होता है, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस के लिए वो रिक्वायर होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड. लेकिन हम लोग कहते हैं जो रेगुलेशन है ना ये कॉम्प्लेक्स होती है. क्यों कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इसमें हमने कहा दो सब यूनिट्स होते हैं R1 और R2, लेकिन जो R1 होता है ना इस पर दो ही एलोस्टेरिक साइड्स होती हैं. ठीक है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बनता है. ओके सो यहाँ पर ये दो साइट हैं, एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी साइट. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम वो डिफरेंस देख लेते हैं. तो यहाँ पर मेन डिफरेंस ये है कि जो एक्टिव साइट है ना, बेसिकली ये दोनों एलोस्टेरिक साइट्स हैं, लेकिन जो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट है और सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है, यानी कि एक्टिविटी साइट है और सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है. एक्टिविटी साइट जो होती है ना वो एटीपी एक्टिवेट करती है एंजाइम को. एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एंड डीएटीपी इसकी डीऑक्सी फॉर्म आ जाती है. वो क्या करती है, वो इनहिबिट करती है एंजाइम को. ठीक है, अगर ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दैन इसके बाद आता है सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी साइट्स. उसमें होता है एटीपी, डीएटीपी, डीटीटीपी और डीजीटीपी. ये क्या करती हैं, ये रेगुलेट करती हैं. किसको रेगुलेट करती हैं, रिडक्शन ऑफ स्पेसिफिक राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, तो यहाँ पर बाइंड आउट करती हैं. हम उसका प्रोसीजर देख लेते हैं कैसे. यहाँ पर एक्टिविटी साइट की थ्योरी को रीड आउट करते हैं. द बाइंडिंग ऑफ डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टू एलोस्टेरिक साइट ऑन R1 इनहिबिट्स द ओवरऑल कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम. हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर जो डीएटीपी होती है वो क्या करती है, उसको इनहिबिट करती है एंजाइम को. ठीक है, तो यहाँ पर जब डीएटीपी आकर बाइंड होगी एक्टिविटी साइट पर तो वो क्या कर देगी, वो इनहिबिट कर देगी कैटालिटिक एक्टिविटी को एंजाइम की. Therefore prevents the reduction of any of 4 nucleotide diphosphates. इसमें क्या करती है, ये प्रिवेंट कर देती है रिडक्शन को. यहाँ रिडक्शन नहीं होती, जो 4 न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट्स है ना उनकी रिडक्शन नहीं होगी यहाँ पर. सो यहाँ पर क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस भी प्रिवेंट हो जाती है और जो डीएडीपी का लेवल है वो इंक्रीज़ होता है. क्यों इंक्रीज़ होता है, क्योंकि वहाँ पर एडिनोसिन डाइएमाइंस की डेफिशिएंसी होती है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी साइट.
ओके, तो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी साइट जो होती है ना, यहाँ पर कौन सी चीज़ बाइंड करती है, यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो बाइंड करता है सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी साइट पर। और ये क्या करता है, ये रेगुलेट कर देता है सबस्ट्रेट की स्पेसिफिसिटी को। और इसके नतीजे में क्या होती है कि डिफरेंट स्पीशीज़ होती है राइबोन्यूक्लियोटाइड की, वो इंक्रीज़ होती है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड बन जाती हैं, जो किसके लिए हमें रिक्वायर होते हैं, डीएनए सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होती हैं। सो ये था सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी साइट के बारे में था, थोड़ा बहुत इंट्रो, इसके स्ट्रक्चर देख लेंगे हम। सो जी यहाँ है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन जो होती है इसकी न्यूक्लिक एसिड की, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, जहाँ पर जो पेनक्रिएटिक न्यूक्लियस होता है ना, वो हाइड्रोलाइज कर देता है इनको न्यूक्लियोटाइड्स में। और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, वो डिग्रेड हो जाते हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम से न्यूक्लियोसाइड्स में। और जो लाइक उसमें न्यूक्लियोसाइड्स आते हैं, फॉस्फोराइलेटेड शुगर आ जाती है, फ्री बेसिस आती है। यूरिक एसिड जो होता है ये बेसिकली एंड प्रोडक्ट होता है प्यूरिन डिग्रेडेशन का। नेक्स्ट हम इसमें 2 पॉइंट आते हैं, डिग्रेडेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड यूरिक एसिड फॉर्मेशन। इन दोनों को हम स्ट्रक्चर को इनके देख लेते हैं और इनकी थ्योरी भी स्ट्रक्चर से ही बन जाएगी। सो नेक्स्ट है डिग्रेडेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर ये इंटरफेस बना हुआ लाइक माउथ है, स्टमक, पेनक्रियास एंड देन यहाँ पर एंटीरोसाइड्स हैं। तो ये जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस होते हैं ना, वो पेनक्रियास से सीक्रेट होते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं डाइट्री डीएनए में और आरएनए में, इनको हाइड्रोलाइज कर देते हैं ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स में। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो फॉस्फोडाइस्ट्रेस के थ्रू 3,5 मोनो न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। और जो मोनो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, उनसे न्यूक्लियोटाइडेसिस जो बेसिस निकलती हैं, उनमें से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करती हैं वो, और देन न्यूक्लियोसाइड्स बन जाता है। न्यूक्लियोसाइड जो होती है ना, वो देन एंटीरोसाइड में जब हमारी बॉडी में जाती है ना, वो न्यूक्लियोसाइडेसिस के थ्रू पायरामिडीन बेसिस में कन्वर्ट होती हैं। और पायरामिडीन बेसिस अलॉन्ग विद द प्यूरिन बेसिस कन्वर्ट्स द यूरिक एसिड एंड एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन, इट्स द एंड प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी। देन इसके अलावा हम ये भी इसीलिए यहाँ पर सर्कुलेशन हो रही होती है, कैसे पायरामिडीन बेसिस होती हैं डीऑक्सी राइबोस 1 फॉस्फेट के साथ कंबाइन होती है, तो उसकी सर्कुलेशन हो जाती है यहाँ पर। सो नेक्स्ट है यूरिक एसिड फॉर्मेशन। यूरिक एसिड फॉर्मेशन में यहाँ पर वो क्या कहता है कि इसमें स्टेप्स हैं, हम इनको स्टेप वाइज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं नंबर्स के स्पेसिफिक रिएक्शन को शो करवा रहे हैं हमारे, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसके फर्स्ट स्टेप में आता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में अमाइन ग्रुप रिमूव होता है ना, तो वो इनोसिन मोनोफॉस्फेट प्रोड्यूस हो जाता है। इनोसिन मोनोफॉस्फेट प्रोड्यूस होने के बाद हमारे पास यहाँ पर एडिनोसिन आता है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का रिस्पेक्टिव जो न्यूक्लियर साइड है वो एडिनोसिन है। तो एडिनोसिन जो होता है वो एडिनोसिन डी अमाइनेस एडीए के थ्रू इनोसिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बेसिकली इनोसिन होता है और ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट दोनों देख लेते हैं। इन दोनों में सेम ही जो बेसिक यूज़ होती है 5 न्यूक्लियोटाइडेसिस जो होते हैं, इनके रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोसाइड फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, दोनों की सेम होती हैं। ये 5 न्यूक्लियोटाइडेसिस के थ्रू अपने रिस्पेक्टिव फॉर्म में चेंज होते हैं, लाइक इनोसिन में, और ग्वानोसिन जो होता है वो ग्वानोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनोसिन पर जो होती है प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज एक्ट करता है, तो वो देन हाइपोजेंथीन में कन्वर्ट हो जाता है। जो हाइपोजेंथीन है ना, वो जेंथीन यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन होती है, जेंथीन ऑक्सीडेज के थ्रू जेंथीन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ग्वानोसिन होता है ना, ये भी प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज के थ्रू ग्वानिन में होता है, ग्वानिन डीएमाइनेट होता है ग्वानेस के थ्रू जेंथीन में। और जेंथीन जो होता है वो देन जेंथीन ऑक्सीडेज के थ्रू यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। यूरिक एसिड यहाँ का फाइनल प्रोडक्ट है। तो यहाँ हम यूरिक एसिड फॉर्मेशन की थ्योरी का भी रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर भी सेम ही बातें बताई हुई हैं, जिनको हम लोग स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं इसके ब्रैकेट से अगर हम डिनोट करते हैं, तो अमाइनो ग्रुप जो होता है रिमूव होता है, आईएमपी प्रोड्यूस होता है, और एडिनोसिन टू प्रोड्यूस इनोसिन प्रोड्यूस होता है एडीए के थ्रू। आईएमपी और जीएमपी जो होते हैं दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोसाइड फॉर्म्स में, इनोसिन और ग्वानोसिन में। कैसे? बाय द एक्शन ऑफ 5 न्यूक्लियोटाइडेसिस। एंड उसके बाद प्यूरिन जो होती हैं न्यूक्लियोसाइड्स, वो फॉस्फोराइलेज हो जाती हैं, कन्वर्ट कर देती हैं इनोसिन और ग्वानोसिन को रिस्पेक्टिव प्यूरिन बेसिस में, लाइक हाइपोजेंथीन में, एंड जी म्यूटेस इंटर कन्वर्ट्स राइबोस 1 एंड राइबोस 5 फॉस्फेट।
और राइट यहाँ पर राइबोस 1 राइबोस 5 फॉस्फेट स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं। देन जी इज डी अमाइनेटेड टू ज़ैंथीन। ग्वानोसिन जो होता है ये डी अमाइनेटेड होता है ज़ैंथीन में, और हाइपोज़ैंथीन जो होता है ना ये ऑक्सीडाइज होता है मोलबिडिनियम कंटेनिंग ज़ैंथीन ऑक्सीडेज टू ज़ैंथीन में, वेयर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड एक्स और टू यूरिक एसिड। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्यूरिन डिग्रेडेशन इज द यूरिक एसिड। Here is a question also arises, what's the final product of the human purine degradation? And uric acid is the final product of the human purine degradation. Uric acid is excreted primarily in the urine. So it's our today's topic about the deoxyribonucleotide synthesis. I hope you will understand this.